द कश्मीर फाइल्स ने भारतीय समाज में जो जागरूकता पैदा की है वो रुकना नहीं चाहिए और इसीलिए मैं खरी बात में हिंदू नरसंहारों की सारी फाइलें एक के बाद एक खोल रहा हूं। इस खास सीरीज के पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको द मोपला फाइल्स, द कलकत्ता फाइल्स और द नोआखली फाइल्स का पूरा सच बताया था। आज बारी है पटना फाइल्स की। जी हां, पटना फाइल्स। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना के एक गांव में 400 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इतिहास की किताबों में हमें यह कभी नहीं बताया गया कि 1946 में पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा नाम के एक गांव में सेना ने गोलियां चलाकर करीब 400 हिंदुओं को भून डाला था और यह सब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यह देश 1947 में आजाद हुआ तो इसके 1 साल पहले यानी 1946 में पंडित नेहरू के इशारे पर सेना आखिर कैसे गोली चला सकती है। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी नेहरू उस वक्त भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। आइए अब मैं बिना देर किए आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताता हूं कि पटना में किस तरह से 400 हिंदुओं को गोली से छलनी किया गया था। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में बताया है कि 1946 के अगस्त में मुस्लिम लीग के इशारे पर पहले कलकत्ता और फिर अक्टूबर में नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। कलकत्ता और नोआखली की यह साजिश बिहार भी पहुंच गई थी। बिहार में मुस्लिम लीग के नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने के पर्चे बांटे थे। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए गए थे। इसी बीच दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 1946 को बिहार के कई जिलों में दंगा फैल गया। मुस्लिम लीग को इसी मौके का इंतजार था। उसने नोआखली के मुद्दे को दबाने के लिए बिहार दंगों पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दरअसल बिहार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार दंगे नेहरू के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका लेकर आए। वो सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस और वो खुद कभी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से अलग नहीं हट सकते हैं। लिहाजा नेहरू 3 नवंबर 1946 को दंगों पर नियंत्रण करने के लिए बिहार पहुंच गए। उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों के तूफानी दौरे किए, मुसलमानों को ढांढस बंधाया और हिंदुओं को खूब खरीकोटी सुनाई। नेहरू ने अपने धर्मनिरपेक्ष अवतार के दर्शन करवाने के लिए अपने ही देशवासियों पर हवाई हमला करने की धमकी तक दे दी। उन्होंने बिहार के गया शहर में एक सार्वजनिक सभा में साफ साफ शब्दों में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 69 पर। नेहरू ने उस दिन हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि सरकार की तरफ से शांति बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यदि जवाबी कार्रवाई बंद नहीं होती है तो हवाई बमबारी का सहारा लिया जाएगा। सरकार किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखेगी। नेहरू ने जैसे ही जनता पर हवाई बमबारी करने की धमकी दी तो बिहार में तैनात सेना के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा कस्बे में जो हुआ वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था और आज़ादी के बाद भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। 5 नवंबर 1946 को मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने यहां हिंदुओं की एक भीड़ पर फायरिंग कर दी जिसमें करीब 400 हिंदू मारे गए थे। सेना का आरोप था कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, इसलिए उसे गोली चलानी पड़ी। इस खूनी घटना के बाद पूरे बिहार में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों का यह दावा था कि मरने वाले हिंदुओं की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू का दावा था कि इस फायरिंग में सिर्फ 50 या 60 हिंदू मारे गए हैं। बिहार के ज्यादातर हिंदुओं का यह भी आरोप था कि यह फायरिंग नेहरू के इस आदेश पर हुई थी, लेकिन नेहरू ने हमेशा इसका खंडन किया। आइए सिलसिलेवार तरीके से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह फायरिंग नेहरू के आदेश पर हुई थी और इसमें कितने लोग मारे गए थे, 400 या फिर 50 या 60। यह फायरिंग 5 नवंबर 1946 को हुई और इसी रात
नेहरू ने अपनी बेहद करीबी पद्मजा नायडू को पटना से एक पत्र लिखा। पद्मजा नायडू स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की बेटी थीं और ऐसा कहा जाता है कि नेहरू और पद्मजा के बीच प्रेम संबंध थे। इंदिरा गांधी की आधिकारिक जीवनी लिखने वाली पुपुल जयकर ने भी अपनी किताब में लिखा था कि नेहरू पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे। नेहरू पद्मजा को अपने दिल की हर बात बता देते थे। खैर, उस रात नेहरू ने पद्मजा को जो पत्र लिखा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 65 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सत्यता पर दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि इसे इंदिरा गांधी की देखरेख में भारत सरकार ने प्रकाशित करवाया है। खैर, नेहरू ने उस दिन अपनी परम प्रिय मित्र पद्मजा नायडू को जो लिखा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। नेहरू ने इस पत्र में लिखा, माय डियर, आज शाम में भागलपुर से हवाई मार्ग से लौटा। आने पर मुझे पता चला कि सेना ने यहाँ से कुछ मील की दूरी पर ग्रामीण इलाकों में किसानों की भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए। आमतौर पर इस तरह की खबर ने मुझे डरा दिया होता, लेकिन क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगी कि यह सुनकर मुझे राहत मिली? शायद इसीलिए क्योंकि हम परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। ताज़ा अनुभव और भावना की परतें हमारी पुरानी सोच को ढक लेती हैं। तो सुना आपने, नेहरू ने खुद माना कि इस फायरिंग में 400 लोग मरे हैं। इतना ही नहीं, अहिंसा का जाप करने वाले नेहरू ये भी कहते हैं कि 400 लोगों के मरने की खबर सुनकर उन्हें राहत मिली। सोचिए, सेना की गोली से 400 हिंदू मर जाते हैं और नेहरू को इससे राहत मिलती है। सोचिए, नेहरू किस कदर अंग्रेज सरकार की तरह ही निर्मम बन गए थे। नेहरू पद्मजा नायडू को जो आगे लिखते हैं वो और भी चौंकाने वाला है। नेहरू ने लिखा था कि हिंदू किसानों की भीड़ ने ऐसा बर्ताव किया है जो क्रूरता और अमानवीयता की चरम सीमा है। मैं नहीं जानता कि इन किसानों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन तय है कि ये एक बड़ी संख्या होगी। इन किसानों ने पिछले कुछ दिनों तक बिना किसी रुकावट के अपने तरीके से हिंसा की। इसलिए जब ये खबर आई कि इन्हें यानी इन किसानों को रोक दिया गया है और उनमें से 400 की मौत हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस बहुत कम है। नेहरू आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि 400 नहीं, इससे भी ज़्यादा हिंदू किसान मारे जाने चाहिए थे, तब कहीं जाकर ये बैलेंस बराबर होता? ना सिर्फ पद्मजा नायडू के सामने बल्कि हर मंच पर नेहरू सेना की फायरिंग को जस्टिफाई करने में जुटे थे। नेहरू बार बार ये सफाई भी दे रहे थे कि ना तो उन्होंने फायरिंग के आदेश दिए थे और ना ही मरने वालों की संख्या 400 है। हालांकि सरदार पटेल को लिखे एक पत्र में भी नेहरू ने ये बात मानी थी कि फायरिंग में 400 लोग मारे गए हैं। उधर बिहार के हिंदू नेहरू की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। नगर नौसा फायरिंग से खराब हुई अपनी छवि को सुधारने के लिए नेहरू ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को 19 नवंबर 1946 को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे बड़ी संख्या में ये पत्र मिले हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि मेरे कहने पर बिहार सरकार ने फायरिंग करवाई है। अखबारों ने भी इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि आपको मेरे बिहार आने और फायरिंग के बारे में बयान जारी करना चाहिए। मुझे बताया गया था कि मरने वालों की संख्या 250 से ज़्यादा नहीं होगी। यह आंकड़ा किसी भी तरह से बड़ा नहीं है। जहां तक मेरी बात है तो आप ये बताएं कि मैं आपके निमंत्रण पर बिहार में आया था और मैंने आपके कार्य या फैसलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। जहां तक फायरिंग की बात है तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। अब आप नेहरू की बातों पर फिर से ध्यान दीजिए। नेहरू बिहार के मुख्यमंत्री पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो ये स्पष्ट करें कि नेहरू ने इस फायरिंग का आदेश नहीं दिया था। वो यहां 19 नवंबर को खुद मान रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 250 है, लेकिन वहीं 6 दिन बाद 25 नवंबर को मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने मरने वालों की संख्या 50 से 60 बताई। आइए अब एक ऐसी हस्ती की लिखी बात का हवाला लेते हैं जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि मरने वालों की संख्या कितनी थी। उस हस्ती का नाम है महान कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है।
दिनकर नेहरू के बेहद करीबी थे। नेहरू ने ही उन्हें 1952 में राज्यसभा का सदस्य बनाया था। खुद दिनकर ने माना था कि नेहरू उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे। आजादी के बाद नेहरू के राष्ट्रव्यापी दौरों में दिनकर अक्सर उनके साथ रहते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी मशहूर किताब लोकदेव नेहरू के पेज नंबर 17 पर नगर नौसा फायरिंग के बारे में लिखा है कि 1946 में जब बिहार में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो पंडित नेहरू पटना आए थे। वो ज्यादातर अपनी ही देखरेख में फौजियों से काम ले रहे थे। एक दिन नगर नौसा नाम के गांव में फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस समाचार से पटना में बड़ी नाराजगी फैल गई। शाम को पंडित जी जब नौजवानों के बीच भाषण देने के लिए सीनेट हॉल पहुंचे तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ डाला और उनकी टोपी उड़ा दी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों को पढ़कर दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली ये कि बिहार दंगों के दौरान नेहरू अपनी देखरेख में सेना से काम ले रहे थे, और दिनकर दूसरी बड़ी बात ये लिखते हैं कि नगर नौसा में फायरिंग में सैकड़ों हिंदू मारे गए थे। दिनकर ने यह भी सच लिखा है कि इस फायरिंग से लोग इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने पटना के सीनेट हॉल में नेहरू पर हमला बोल दिया था। अपने पूरे बिहार दौरे में नेहरू जहां जाते थे वहां वो हिंदुओं को डांटते, अपमानित करते और धमकियां देते। ऐसा लग रहा था कि नेहरू हिंदुओं का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं। यदि कोई हिंदू अपनी बात कहने की जरा सी भी कोशिश करता तो नेहरू का क्रोध में तीसरा नेत्र खुल जाता। ऐसे ही एक किस्से का वर्णन बाल शास्त्री हरदास ने अपनी किताब व्हाट आई सॉ इन बिहार के पेज नंबर 13 में किया है। 1947 में प्रकाशित हुई इस किताब में बिहार दंगों का आंखों देखा हाल लिखा गया है। इस किताब के मुताबिक एक बार जब एक हिंदू ने नेहरू से सवाल पूछ लिया तो वो उसे मारने के लिए दौड़े। नेहरू की लात खाने के डर से वो भागते हुए युवक नदी में कूद गया। उतावले नेहरू ने भी उसका पीछा करते हुए नदी में छलांग लगा दी और तैरना शुरू कर दिया। किनारे पर खड़े हजारों हिंदू और पुलिस अधिकारी इस हास्यास्पद दृश्य को क्रोध और अपमान के साथ देख रहे थे। सोच कर देखिए, देश की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री एक आम हिंदुस्तानी को मारने के लिए नदी में कूद गया, वो भी हजारों लोगों के सामने। किसी को आए ना आए, मुझे तो ये पढ़कर काफी शर्म महसूस हो रही है। खैर, बिहार में लोग नेहरू से इसलिए भी नाराज थे कि वो मुसलमानों को बचाने बिहार तो आ गए, लेकिन नौआखली नहीं गए, जहां हिंदुओं पर बिहार के मुसलमानों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे। हिंदू नरसंहारों की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। पटना के नगर नौसा में जो नेहरू की देखरेख में किया गया था, उससे भी खतरनाक नरसंहार गांधी की हत्या के तत्काल बाद 1948 में महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों के साथ किया गया था, और इसे अंजाम दिया था खुद को गांधीवादी कहने वाले कांग्रेसियों ने। लेकिन इस चित्पावन फाइल्स का दिल दहला देने वाला सच सामने आएगा खरी बात के अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।